स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले कि हम डीएनए स्ट्रक्चर आपको बताएं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम बता दें कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था 1928 में, उसने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है। इसके बाद एवरी का जो वर्क था और 1944 में उसने अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोटीन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए की वजह से हो रहा है। लेकिन उस समय के साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया इस चीज़ को कि ये डीएनए है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। इसके बाद जो है हर्शे और चेज ने 1952 में ये प्रूव किया कि नहीं, एवरी का जो वर्क था और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है वो ड्यू टू डीएनए है। तब जाके कहीं कंफर्म हुआ कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो रही है उसका मेन सोर्स जो है डीएनए है। अब ये बात आई कि फिर डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जो एविडेंस प्रोवाइड हुआ उसमें मेन रोल जो है चरगफ का है, फिर फ्रैंकलिन और विल्किंस का है, जिन्होंने बहुत सारे एविडेंस प्रोवाइड किया जिससे डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर जो है जाना जा सका। फ्रैंकलिन और विल्किंस दोनों एक ही लैब में काम कर रहे थे और फ्रैंकलिन जो है एक्सरे डाइफ्रैक्शन के ऊपर काम कर रही थी। एक्सरे डाइफ्रैक्शन से उन्होंने ये देखा कि जो डीएनए फाइबर हैं, उस समय डीएनए के क्रिस्टल मिलना तो बहुत मुश्किल बात थी, मिला ही नहीं। तो फ्रैंकलिन ने डीएनए फाइबर्स के ऊपर एक्सरे डाइफ्रैक्शन का रिजल्ट देखा कि क्या हो रहा है इस एक्सरे डाइफ्रैक्शन से। फोटोग्राफिक फिल्म प्राप्त करके उन्होंने ये देखा कि उससे 3 बातें निकल के आईं। पहली बात निकल के आई फ्रैंकलिन के ऑब्जर्वेशन में कि जो डीएनए का शेप है वो हेलिकल है, स्पाइरल है, वो हेलिक्स फॉर्म में है। दूसरी बात आई कि जो डीएनए का जो डायमीटर है वो कंसिस्टेंट है और वो करीब अबाउट 2 nm है। और जो तीसरी बात निकल के आई कि एक कंप्लीट हेलिकल टर्न जो है वो 3.4 nm पर हो रहा है। ये जो टर्न है, देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक की दूरी जो है ये एक टर्न है और ये टर्न जो है वो मेज़र करता है 3.4 nm। तो 3 बातें इन्होंने फ्रैंकलिन ने सजेस्ट किया और चरगफ ने ये देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के डीएनए को उन्होंने एनालाइज किया। तो चरगफ के डीएनए एनालिसिस में ये मिला कि डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड का बना है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के जो डीएनए हैं उसमें बहुत सारा वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं और सभी के अंदर एक ही तरह का न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर मिल रहा है। पॉलीमर के मीन्स जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ये मोनोमेरिक यूनिट्स है, ये मोनोमेरिक यूनिट्स रिपीट होती जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स थे सबके डीएनए में एक ही तरह के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे। जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन था वो सभी ऑर्गेनिज्म्स में वेरी कर रहा था। तो चरगफ ने जो एनालिसिस किया अपनी, तो उन्हें एक पिक्यूलियर बात मिली और जिसको हम लोग कहते हैं चरगफ रूल, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है डीएनए स्ट्रक्चर के लिए। और चरगफ रूल ये कहता है
कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है डीएनए मॉलिक्यूल में वो अमाउंट ऑफ थायमिन के बराबर है। दोनों के अमाउंट डीएनए मॉलिक्यूल में इक्वल होते हैं। और गुआनिन जो है साइटोसिन के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए मॉलिक्यूल में जितने प्यूरिन्स हैं और जितने पायरिमिडिन्स बेसेस हैं, दोनों के अमाउंट जो हैं वो इक्वल अमाउंट में हैं। तो चरगफ रूल एक बहुत माइलस्टोन साबित हुआ डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। और चरगफ रूल अक्सर हम लोगों को स्टूडेंट्स को पूछा भी जाता है कि चरगफ रूल क्या है, तो आप हमेशा यही बताएंगे कि प्यूरिन बेसेस और पायरिमिडिन बेसेस किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में जो है इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। एडेनिन जो है थायमिन के बराबर और गुआनिन जो है साइटोसिन के बराबर मिलेगा। तो फ्रैंकलिन का ऑब्जर्वेशन एक्सरे डाइफैक्शन का और चरगफ रूल और भी जो थोड़े बहुत उनको वाटसन और क्रिक को जो ऑब्जर्वेशंस मिले, मेन तो तीन ही थे, चरगफ, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन्हीं लोगों के एविडेंसेस पर वाटसन और क्रिक ने अपना डीएनए का मॉडल, डीएनए के स्ट्रक्चर को सजेस्ट करते हुए उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिससे डीएनए का थ्री डायमेंशनल डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने बनाया। इस मॉडल में दो स्ट्रैंड्स थे, दो हेलिकल स्ट्रैंड्स थे जो कि ट्विस्टेड थे, और दोनों स्ट्रैंड्स में ये जो रिबन शेप है इसमें शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन थी, और जो नाइट्रोजनस बेसेस थे वो इनवर्ड प्रोट्रूड कर रहे थे, अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर रहे थे, जो मॉडल उन्होंने बनाया। और जो स्ट्रैंड्स थे उसमें दो तरह के ग्रुप पाए जा रहे थे। एक था मेजर ग्रुप, ये देखिए ये दूरी जो है मेजर ग्रुप हो गई, और दूसरा था माइनर ग्रुप। तो स्ट्रैंड्स में जो बैकबोन थी वो दो ग्रुप बना रही थी, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे। ये हमने आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए शॉर्ट स्टेज, डीएनए के थोड़े से शॉर्ट स्टेज का ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन है कि ये डबल हेलिक्स कैसे आपस में दोनों रहते हैं। हम इसके पहले वाले भी क्लास में आपको बताए थे कि 5-3 के तरह से एक कस्टमरी है इसका नाम लेने के लिए। और डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आप जानते हैं कि 3 चीज़ों के मिलने से बनते हैं। पहली चीज़ होती है डीऑक्सीराइबोज जो कि शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फोरिक एसिड है। जो नाइट्रोजनस बेस है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है, और जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 5 पर। और जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन करती हैं तो ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, जिससे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी रहती हैं। ये देखिए 5 एंड है। 5 एंड कैसे? यह कार्बन नंबर यहाँ 5 है शुगर का, तो उससे जो फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट अटैच है तो वो एंड जो है कहा जाएगा 5 नंबर एंड। जो अंतिम एंड होगा उसे कहेंगे 3 नंबर एंड इसमें। और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, देखिए ये इन्वर्टेड पोजीशन में है, इसका ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 1 पर बेस हो जाएगा। ये 5 से एक फॉस्फेट होगा और 3 नंबर यहाँ होगा, तो 5-3 के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। इसका 3 एंड यहाँ है और देखिए यहाँ पर इसका ये 5 नंबर एंड है, ये 5 नंबर एंड पर फॉस्फेट है।
तो इसमें एक तरह से जो इनके दोनों स्टैंड्स होते हैं, इनके अंदर इनहेरेंट पोलैरिटी होती है। ये पोलर स्टैंड होते हैं, इनहेरेंट पोलैरिटी है इनके स्ट्रक्चर में। इनका जो दोनों स्टैंड्स का जो डायमीटर है ये देखिए 2 nm है, और एक कॉमन एक्सिस जो है इनके बीच में होती है, दोनों स्टैंड्स के बीच में एक कॉमन एक्सिस है। ये जो एक कंप्लीट टर्न है, ये देखिए दोनों ये पॉइंट्स का फेज़ एक है, तो जो सिमिलर फेज़ होंगे उनके बीच की दूरी जो है वो टर्न कही जाएगी। देखिए यहाँ से चलिए तो ये फेज़ कहीं और आपको नहीं मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, तो इस डिस्टेंस को हम एक टर्न कहेंगे, एक कंप्लीट टर्न कहेंगे। और एक कंप्लीट टर्न के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो होगा 0.34 nm। ये जो बैकबोन बनेगी उसमें ये शुगर है, और ये देखिए इसका जो ब्लैक सर्किल है उसको फॉस्फेट से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। देखिए इस स्टैंड, दोनों ये ब्लैक स्टैंड ये जा रहा है, और दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो इसमें जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था उसमें कुछ खास बातें उभर के आई। द टू स्टैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स आर मेड ऑफ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग सुगर फॉस्फेट यूनिट्स joined by phosphodiester bonds. The two strands are held together by hydrogen bond. देखिए एडेनिन और थायमिन के बीच में ये रेड कलर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ये रेड कलर का हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3। तो AT डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से और G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, और यही जो बॉन्डिंग है यही दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में मिलाए रखती है, जोड़े रखती है। द सिंगल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैज़ इनहेरेंट पोलैरिटी। इसमें हमने आपको बता दिया कि यहाँ एक एंड है और यहाँ दोनों की एंड पर एक जगह फॉस्फेट है, एक जगह OH है, तो दोनों में पोलैरिटी में डिफरेंस है। और दोनों स्टैंड की जो एक्सिस है ये कॉमन है, कॉमन एक्सिस पर ये बनता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जिसको वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में, इसमें विल्किंस का भी योगदान था, और आगे भी रिसर्चेज इस पर होती रहीं। तो इस पर नोबेल प्राइज़ मिली वाटसन और क्रिक को विल्किंस के साथ। तो इसमें 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिली DNA के 3 डायमेंशनल मॉडल के ऊपर। हम आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे फिर ये जो DNA का मॉडल था ये आगे के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत दरवाजे खोला, और सब इसके बाद से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्चेज बहुत फास्ट हुई, और बहुत सारी जानकारियाँ हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आने लगी।